खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पस पर्दा गुफ्तगू का इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दिन से अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही राबते हुए हैं और इन आला सतही राबतों में एक जानिब तमाम कशीदा अमूर को तय करने के लिए जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ किया गया है और कोशिश की जा रही है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए एक पायदार जंग बंदी के फार्मूले को पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। और वो डेडलाइन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी अब नए हुर्मुज़ को खोलने के लिए 48 घंटे की, अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डेडलाइन 48 दिन की थी इसको मौखर करते हुए ईरान के ऊपर और ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ासतौर पर ऑयल एंड गैस का और उनके पावर सेक्टर का, उसके ऊपर हमलों को रोकने का हुक्म सादर कर दिया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेशरफ्त के ऊपर अपने ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम भी जारी किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट के अंदर एक जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की जो डेडलाइन थी उसके खात्मे का ऐलान किया है या उसको एक्सटेंड किया है, और दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक भी की है और इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि अगले 5 रोज़ के दौरान जो गुफ्तगू ईरान के साथ जारी रहेगी उस गुफ्तगू में कामयाबी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इनफैक्ट ये डेवलपमेंट वाक़ईतन बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो पैगाम सामने आया है ट्रुथ सोशल पर, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान have had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities and in the Middle East, based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversation which will continue throughout the week. I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैगाम में एक जानिब तो इस बात की तस्दीक की है कि जनाब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और अमेरिका के साथ पाई जाने वाली कशीदगी उसके ख़ात्मे के लिए तफसील के साथ और तामीरी अंदाज में गुफ्तगू की गई है। और चूँकि ये तामीरी अंदाज में गुफ्तगू की गई है लिहाजा उन्होंने यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने महकमे जंग को ये हदायत जारी की हैं कि अगले 5 रोज़ के दौरान ईरान के ऊपर और ख़ास तौर पर ईरान के जो ऑयल एंड गैस और उनका जो एनर्जी सेक्टर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी तरह के हमले नहीं किए जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि एक जानिब इसकी बुनियाद के ऊपर अगर ये गुफ्तगू कामयाब होती है तो इस रीजन के अंदर एक पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सकती है और यकीनी तौर पर जंग का ख़ात्मा वो भी सामने आएगा और उसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में एक नए अमन के दौर का आगाज़ होगा। ख़ास तौर पर वो खलीजी ममालिक जो कि इस वक्त ईरान की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों से आजिज़ आ चुके हैं उनको भी जो है वो कहते हैं ना सुख का सांस मिलना नसीब होगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा ईरान के लिए टेरर स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में जब भी ईरान को ये जंग शुरू होने के बाद जब भी ईरान को मुखातब किया था उन्होंने टेरर स्टेट ऑफ ईरान का नाम लिया था। लेकिन इस मरतबा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्री ऑफ ईरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी लबो लहजे के अंदर कुछ नरमी आई है। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये जंग बंदी अगले 5 रोज़ के लिए मुकम्मल यानी इसराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के ऊपर किसी तरह के हमले नहीं करेंगे या ये हमले महज जो ईरान के एनर्जी सेक्टर है उस तक ही महदूद हैं। ये एक पहला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये किस तरीके से शुरू हुए हैं, कैसे शुरू हुए हैं और इसकी तफसीलात क्या हैं और कौन कौन से ममालिक इस गुफ्तगू के दौरान
جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس ساری صورتحال کے دوران ایران کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کرے گا یا روک دے گا، کیونکہ اس معاملے کے اندر خاص طور پر ایران کے ایشو کو لے کر جو سب سے بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجہ تنازع ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جب بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں، اور اس امن کو سبوتاج کرنے والا صرف ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کس طرح سپوائل کر سکتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایران کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، اور اگر یہ ڈیڈ لائن برقرار رہتی تو 24 مارچ کی صبح 4 بجے اس ڈیڈ لائن نے پاکستانی وقت کے مطابق ختم ہو جانا تھا۔ لیکن اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 22 مارچ کو، آج 23 مارچ ہے، 22 مارچ کو ہی تہران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ شدید حملے کیے گئے تھے، اور امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے حملے میں ایران کے سب سے بڑے بجلی فراہم کرنے والے مرکز کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد دارالحکومت تہران مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا، جبکہ ایران نے اس حملے کے جواب میں خلیجی ممالک کے توانائی مراکز اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس اور وہ تمام کاروبار جس میں امریکہ کی شراکت داری ہے اس کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں جناب باقر کالیباف، انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک پیغام میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ نہ صرف یہ جو تمام انفراسٹرکچر ہے خلیجی ممالک کا اس کو ایران کی طرف سے نشانہ بنایا جائے گا، بلکہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ تمام ممالک جن کے پاس اس وقت امریکن ٹریجری بلز یا بانڈز موجود ہیں ان کو بھی ایران کی طرف سے نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف سے متعدد خلیجی ممالک کے لیے وارننگز بھی جاری کی گئیں، اور ان ریاستوں کے عوام سے کہا گیا، جس میں دوحہ بھی شامل ہے، جس میں راس الخیمہ بھی شامل ہے، جس میں دبئی بھی شامل ہے، جس میں کویت بھی شامل ہے، بحرین بھی شامل ہے، کہا گیا کہ جناب آپ لوگ جو امریکی اڈے ہیں ان کے قریبی جگہوں کو خالی کر دیں، کیونکہ ان پر ہم نے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ اس کے کچھ عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے مڈل ایسٹ میں موجود جو توانائی کے مراکز ہیں ان کے جو نقشے ہیں وہ جاری کیے گئے، اور ساتھ ان کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہ کویت میں ہے، بحرین میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے اور متحدہ عرب امارات میں ہیں، ان کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا گیا، جس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گئی، اور اسی دوران یہ جو پیش رفت ہے وہ سامنے آئی۔ معروف امریکی ویب سائٹ ہے ایگزاس، اس نے 2 روز قبل انفیکٹ ایک سٹوری فائل کی تھی، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ عمان، قطر اور ایک ایشین ملک، اس میں ایک ایشین ملک کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ ایشین ملک پتہ نہیں پاکستان ہے، چائنا ہے، کون سا ملک ہے، یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ کہا گیا تھا کہ قطر اور عمان یہ مسلسل جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ بالواسطہ طور پر یہ جو مذاکرات ہیں ان کے انعقاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ خبر سامنے آئی کہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جو ہیں وہ سٹیو وٹکاف اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر جو کہ ان کے مشیر بھی ہیں، وہ بھی اس یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور رابطہ کیا گیا ہے ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی کے ساتھ۔ ابتدائی طور پر عباس اراغچی صاحب کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا تھا جہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 2 مرتبہ ایران مذاکراتی عمل میں گیا، اور دونوں مرتبہ مذاکرات کے دوران ہی مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کے حتمی اعلان سے قبل ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ اب موجودہ حالات میں ایران کسی بھی طور پر امریکہ اور اس کی یقین دہانیوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عباس اراغچی صاحب کا 2 روز قبل ٹویٹ سامنے آیا تھا، لیکن یقینی طور پر جو پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف انداز میں ہوتی ہیں۔ امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ اب سے تقریباً 30 منٹ قبل
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि 4:30 बजे के करीब पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। और मसूद पज़ेश्कियान के साथ उन्होंने इलाकाई अमन और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी के ऊपर तबादला ख्याल किया है। और ईवान वज़ीर आज़म से जारी किए जाने वाले ऐलान के मुताबिक इस बात का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है इस गुफ्तगू के दौरान कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ईरान खलीजी ममालिक के ऊपर अपनी कार्रवाइयों को बंद कर दे, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि अगर ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो इससे किसी मुल्क को फ़ायदा होगा तो वो महज इसराइल है, और इसराइल इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा यकीनी तौर पर उठाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि अमन को एक मौका दिया जाए और इस अमन के लिए जो रास्ते हैं उनको हमवार किया जाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इस सारे इशू के दौरान जो इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो तीसरा मुल्क है कतर और ओमान के साथ जो मामलात को तय कर रहा है वो पाकिस्तान और तुर्की हैं, जो कि इस इशू को अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक जानिब ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दूसरी जानिब अगर हम इसराइल की बात करें तो यकीनी तौर पर वो एक स्पॉइलर है, लेकिन हालिया दिनों में और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान ईरान की तरफ से जो नए मिसाइल अटैक्स इसराइल के ऊपर किए गए हैं, जिसके चंद मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो वाक़यातन इसराइल के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। क्योंकि इसराइल का डमूना मरकज़ हो, तेल अवीव हो, यरूशलेम हो, हीफा हो या बिन शबीर जो है उनका शहर हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको ईरानी मिसाइल्स ने ये जो इसराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको अबूर करते हुए निशाना ना बनाया हो। इसका मतलब ये है कि इसराइल को गुज़िश्ता 4 रोज़ में जितना नुकसान उठाना पड़ा है वो गुज़िश्ता 15 रोज़ की जंग में इसराइल को वो नुकसान नहीं उठाना पड़ा, जिसके नतीजे में जो गुज़िश्ता 4 रोज़ हैं इसमें मौसूला इतलात के मुताबिक कमोबेश 1000 इसराइली ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमले में मारे जा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पर हीफा ऑयल रिफाइनरी जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है, जिसकी बुनियाद पर इसराइल भी शायद इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो ईरान से कि जनाब हमारी जो है ना इनसे जान छुड़ाई जाए, अमेरिका को वो तरले डाल रहा हो। और इसी बुनियाद के ऊपर ये जो ईरानी मिसाइल्स की तबाही है इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बैक चैनल है इसको इन्वोक किया गया ताकि ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।